नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुमित्रा जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उनकी बहू आरती हाथ में एक ट्रे लेकर कमरे में आई। ट्रे में चाय रखी हुई थी। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, उसने मधुर स्वर में कहा। सुमित्रा जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तू तो मेरी हर जरूरत बिना कहे ही समझ जाती है। तभी पीछे से उनका बेटा भी कमरे में आते हुए बोला, अरे वाह आरती, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन ब दिन माँ जैसी बनती जा रही हो। यह सुन आरती हंसते हुए बोली, माँ जी को देखकर ही तो सीखा है मैंने सब कुछ। तभी सुमित्रा जी ने चाय की एक घूंट भरी तो वह हल्का सा रुकी। स्वाद आज कुछ अलग सा लगा। मीठी जरूर थी, पर कुछ तो अजीब था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज चाय का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। तभी अमन तुरंत बोला, माँ, यह तुम्हारा रोज का डायलॉग है। कभी चाय मीठी तो कभी कम मीठी, कभी ज्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लीजिए, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। सुमित्रा जी कुछ कहती उससे पहले ही बहू ने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। शायद उसी का स्वाद लग रहा हो, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। तो सुमित्रा जी भी पूरी मुस्कुरा दी और चुपचाप धीरे धीरे पूरी चाय खत्म कर दी। तभी आरती झुककर ग्लास उठाते हुए हल्की मुस्कान से बोली, माँ जी, आपके सिरहा ने पानी का जग भी रख दिया है और आपकी दवा भी, वो लेकर सो जाना। तो सुमित्रा जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। आरती चाय की ट्रे उठाकर बाहर चले गई। अमन भी उसके पीछे चला गया। तब सुमित्रा देवी ने दवा ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिए पर सिर रखकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर सोचा, क्यों ना बेटे बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। यह सोचते हुए सुमित्रा जी धीरे धीरे रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई में जाकर गैस जलाई और पानी रखा। फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे रसोई में चाय की खुशबू फैल गई। उधर बिस्तर पर आरती ने करवट ली। चाय की खुशबू उसके नाक तक पहुंची तो उसने आंखें खोली और बुदबुदाई, इतनी तेज खुशबू, चाय किसने बनाई है। वह उठी और कमरे से बाहर आई तो रसोई में सुमित्रा जी खड़ी थी। तभी सुमित्रा जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आरती बहू, उठ गई है। देखो, आज मैंने चाय बनाई है। ठंड बहुत है ना। अच्छा, ऐसा करो, अमन को भी उठा दो। कहते हुए सुमित्रा जी चाय कप में डालने लगी और उनके हाथ थरथराने लगे। उन्होंने आरती से कहा, बहू, चाय तो मैंने बना दी है, बस जरा तू कप में डाल दे। अमन को गर्मा गर्म चाय देना, और हाँ, मेरे लिए सिर्फ आधा कप ही निकालना। अब ज्यादा चाय नहीं पी जाती। कहते हुए सुमित्रा जी बाहर हॉल में आकर बैठ गई। तभी अमन भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद सुमित्रा जी ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे, तू इतना क्यों घबरा जाता है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस 3-4 दिन से सिर में हल्का दर्द हो रहा है। सोचा डॉक्टर से दवा ले लो। तभी पास में बैठी आरती मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूंगी। इनके पास वैसे भी बहुत सारा काम है। इतना सुनते ही अमन का चेहरा तन गया। वह दृढ़ स्वर में बोला, लेकिन आरती, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, बाकी काम बाद में। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुमित्रा जी ने बात संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही तो कह रही है बहू, मैं इसके साथ ही चली जाऊंगी। यह सुनकर आरती थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या था, यह सुमित्रा जी भी नहीं जान पाई। दोपहर के बाद आरती सुमित्रा जी को डॉक्टर से दवाई दिलाकर तो ले आई थी, लेकिन सुमित्रा जी के मन में बेचैनी बनी हुई थी। रह रहकर डॉक्टर की वह बात उनके कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी जब उनका चेकअप हो गया था। वह बाहर इंतजार कर रही थी। तभी आरती डॉक्टर के कैबिन के अंदर गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी सुमित्रा जी के कानों में हल्की आवाज पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैसी ही दवाई देना। हाँ मैडम, वैसी ही दवाई दी है, लेकिन ध्यान रखें, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वह आवाज डॉक्टर की थी। यह सुनकर सुमित्रा जी सन रह गए। उन्होंने सिर झुका लिया। मन उलझ गया। क्या उन्होंने सच में यही सुना? क्या यह वहम था?
उनके दिल ने कहा, नहीं, आरती ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन दिमाग सवालों से भर गया था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर दिल अब बेचैन हो उठा था। वह खुद से सवाल करती रही, कभी कभी अपना डर भी तो हमें आवाजें सुनाने लगता है। शायद वही हुआ हो। आरती अगर कुछ गलत करती तो इतने अपनेपन से मेरी सेवा क्यों करती? यह सोचकर वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। लेकिन दिल जो मान रहा था, दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कहीं कोई बात तो जरूर थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन सुमित्रा जी रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी अपनी बहू आरती पर गई। वह किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। सुमित्रा जी हैरान हुई। उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वह धीरे से बगीचे की पत्थर की बनी बेंच के पीछे छुप गई। उनका मन बेचैन हो उठा। आखिर आरती इस समय इस अजनबी से क्या बात कर रही है? वह सोच ही रही थी कि तभी उस युवक ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और आरती की ओर बढ़ा दिया। आरती ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा ले लिया। लड़का वहां से जा चुका था। यह सब देखकर सुमित्रा जी का मन और व्याकुल हो गया। उनके मन में कई सवाल उठे। यह लड़का कौन था? उसने लिफाफा क्यों दिया? उसमें ऐसा क्या है कि आरती इतनी खुश हो रही है? तभी आरती ने किसी को फोन किया और बोली, हाँ, सब वैसा ही हो रहा है जैसा प्लान किया था। और उसके बाद आरती के मुंह से निकला एक वाक्य सुनकर सुमित्रा जी की रूह कांप उठी। वह वहीं खड़ी रह गई। आरती फोन रखकर जा चुकी थी, लेकिन सुमित्रा जी अब भी पथराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थी, लेकिन अब उनमें नींद की जगह डर और संदेह था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने बेटे अमन से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब आरती चाय लेकर कमरे में आई तो सुमित्रा जी ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। माँ जी, चाय पी लीजिए, हल्की गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो सुमित्रा जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान फीकी थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। आरती ने गौर से देखा, लेकिन कुछ पूछे बिना चली गई। दरवाजा बंद होते ही सुमित्रा जी ने आंसू पूछे और चुपके से चाय का कप खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में डर, मन में शक और दिमाग में सैकड़ों सवाल तूफान की तरह उमड़ रहे थे। आंखें बंद करती तो बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को अनदेखा करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही आवाजें, वही चालाकियां उनकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अलग शक्ति उतर आई। अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू के चाय लाने का समय हुआ तो सुमित्रा जी के हाथों में वह पुरानी सी गुड़िया लेकर बैठ गई, जिसे उन्होंने वर्षों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। फिर धीरे धीरे वह उसी से बातें करने लगी। राधा, देख, वह फिर आ गई, वही चुड़ैल मुझे मारेगी। उन्होंने एकदम मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। उसी वक्त आरती चाय लेकर उनके कमरे में आई। माँ जी, आप यह क्या कह रही हो? वह धीरे से बोली। सुमित्रा ने गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। चुप, वो मुझे मारने आई है, तुम देख रही हो ना राधा? वह गुड़िया से कहती रही। आरती खुश हो रही थी। वह जो चाहती थी अब वही हो रहा था। अब यह पूरी तरह पागल गई है। वह मन ही मन बुदबुदाई और बिना चाय दिए ही लौट गई। लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। उधर कमरे में बैठी सुमित्रा ने जैसे ही उसकी परछाई जाते हुए देखी तो उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बजे थे। अमन तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से आवाज आई। अमन, जरा देखना, माँ उठ गई क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, देखते
देखता हूँ, कहते हुए वो माँ के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन सामने का नजारा देखकर अमन वहीं ठिठक गया। सुमित्रा जी जमीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिया उससे बातें कर रही थी। नहीं, तू मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाओगे क्या? फिर अचानक वह रोने लगी। यह देखकर अमन घबरा गया। माँ, माँ, क्या कर रही हो आप? सुमित्रा ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही नहीं पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी आ गया मुझे ले जाने के लिए? नहीं, मुझे मत ले जाना। माँ, मैं हूँ अमन, आपका बेटा, अमन बोला। सुमित्रा उसकी तरफ घूरती रही, फिर अचानक मुंह फेरकर बोली, नहीं, तुम नहीं हो। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम नहीं हो सकते। यह सुनकर अमन का रंग उड़ गया। वह माँ को उठाकर बिस्तर पर बिठाने लगा। तभी पीछे से आरती आ गई। क्या हुआ? उसने बनावटी चिंता जताई। अमन ने इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ तो गड़बड़ है, माँ मुझे पहचान नहीं रही। आरती ने नजरें झुका ली, लेकिन भीतर छिपी खुशी चेहरे पर तैर गई। अच्छा है, असर शुरू हो गया है। अमन माँ को बिठाकर बाहर आया और सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। कुछ देर बाद आरती पास बैठकर बोली, अमन, तुम ठीक हो ना? अमन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा आरती, माँ की हालत अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आरती तुरंत बोली, नहीं अमन, ऐसा मत करो। अगर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो वो अस्पताल में भर्ती कर लेंगे। फिर लोग कहेंगे कि माँ जी पागल हो गई है, हमारी इज्जत पर दाग लग जाएगा। अमन उलझन में था, लेकिन माँ की हालत देखकर बेचैन भी। पर हमें कुछ करना तो होगा आरती, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। आरती ने मुलायम आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो अमन, सब ठीक हो जाएगा। अभी उन्हें घर पर ही आराम करने दो, और जरूरत पड़ी तभी अस्पताल ले जाएंगे। अमन चुप हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी के मासूम चेहरे के पीछे कितना जहर छिपा है। उधर कमरे में सुमित्रा सब सुन रही थी और मन ही मन बोली, मुझे पता है बेटा, तुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की बेल बजी। सुबह सुबह कौन आ गया है? बड़बड़ाते हुए आरती ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी मासी सास सुधा जी को देखकर चौंक गई, लेकिन मुस्कुरा कर बोली, अरे मासी जी, ऐसे अचानक बताती तो मैं लेने आ जाती। सुधा जी हंसकर बोली, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती बहू? और ये सुमित्रा नजर नहीं आ रही? आरती बोली, हाँ, अरे हाँ, वो तो मंदिर गई होगी। कुछ भी कहो बहू, तेरी सास में अभी भी कितनी हिम्मत है, इतनी ठंड में भी मंदिर चली जाती है। हमारे बस की बात नहीं। सुधा जी बोली, चल अब एक गर्मा गर्म चाय बना दे बहू। जब तक मैं फ्रेश हो लूँ। तभी अमन आया और बोला, मौसी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही अंदर से जोरदार चीख आई, नहीं, मत मारो मुझे। अमन भागता हुआ माँ के कमरे की ओर गया। पीछे पीछे सुधा जी और आरती भी दौड़ी। कमरे में पहुंचते ही सुधा जी अपनी बहन की हालत देखकर सन रह गई। सुमित्रा बिस्तर पर कांप रही थी, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। सुधा जी ने दौड़कर उसका चेहरा पकड़ लिया। दीदी, यह क्या हो गया है? किससे डर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी बहन सुधा, मेरी तरफ देखो। सुमित्रा कांपते हुए बस अमन को घूरती रही और फुसफुसाई, मत भेजो मुझे वहां, मैं पागल नहीं हूँ। यह सुनकर सुधा ने अमन की ओर देखा। अमन, यह क्या कह रही है तेरी माँ? और यह सब कब से चल रहा है? सुधा जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो अमन धीरे स्वर में बोला कि कुछ दिनों से माँ की हालत ऐसी होती जा रही है मौसी, कभी अचानक चीख पड़ती है, कभी रोने लगती है। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन आरती ने तुरंत बात काट दी कि मौसी जी, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो समाज क्या कहेगा कि माँ पागल हो गई है। तो सुधा जी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी बहन सुमित्रा जी की ओर देखा, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो फिक्र मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उनके स्वर में वह अपनापन था जो केवल बहनों के रिश्तों में होता है, निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा प्रेम। तभी पास में खड़ी आरती हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मासी, आप कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन के लिए आई होंगी। तो सुधा जी ने
उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी अब उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है और वह देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर पास ही खड़ा अमन, जो माँ की हालत को लेकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, मासी, आप सच कह रही हैं ना कि आप यहीं रहेगी? अब जब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी आरती ने भी झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल मासी, आप हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अब सुमित्रा जी को नींद आ चुकी थी। सुधा जी ने प्यार से बहन की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, चलो दीदी सो गई है, अब इन्हें आराम करने दो। और बहू, तुमने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाई है। कहते हुए सुधा जी ने बाहर आ गई तो अमन और आरती भी बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात के समय घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादगी भरा माहौल था। तभी आरती ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा, मौसी जी, एक बात पूछूं? आपको डर नहीं लगता माँ के इस पागलपन से? यह सुनकर एक पल को टेबल पर सन्नाटा छा गया। अमन ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से से आरती की ओर घूरते हुए बोला, आरती, यह तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी माँ पागल नहीं है। अमन की आवाज में अपनी माँ के लिए सम्मान और गुस्सा दोनों थे। सुधा जी ने भी कड़क लहजे में कहा, बहू, आज तो तेरे मुंह से यह बात निकल गई, लेकिन आगे से भूलकर मेरी बहन को पागल मत कहना। यह सुनकर आरती का चेहरा अचानक से फीका पड़ गया। वह सहमी हुई देखने लगी, लेकिन मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रही थी। पागल नहीं हुई तो हो जाएगी। दवाई धीरे धीरे असर तो कर रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने जैसे तैसे खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कोई ना कोई खामोश हलचल जरूर चल रही थी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में सोने चले गए तो सुधा जी भी अपनी बहन के कमरे में सोने चली गई। दरवाजा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गई। तभी सुमित्रा जी ने आंखें खोली तो दोनों बहनों की आंखों में एक ऐसी चमक थी। सुधा जी ने धीरे से कहा, दीदी, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था। अब आगे क्या करना है? तो सुमित्रा जी ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी भाषा में जवाब देने का। तू बस यूं ही सब देखती रहे, लेकिन आरती को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। उन दोनों की आंखों में एक ही उद्देश्य था, सच्चाई को सामने लाना और बहू की साजिश को उजागर करना, जो अपनी सास को पागल साबित कर देना चाहती थी। दरअसल सुमित्रा जी ने अपनी बहन सुधा जी को फोन करके यहाँ बुलाया था। दीदी, बताओ ना, अब हमें क्या करना है? सुधा जी ने पूछा तो सुमित्रा जी बोली, बस तुम कल किसी तरह मुझे मंदिर ले चलो, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। जैसे ही दोनों बहनें तैयार होकर मंदिर के लिए जाने लगी तो आरती ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, मौसी जी, इतनी सुबह सुबह मंदिर? कोई विशेष पूजा है क्या? तो सुधा जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मन किया भगवान के दर्शन करने का और दीदी का मन भी हल्का हो जाएगा, इसीलिए सोचा मंदिर हो आते हैं। तभी पीछे से अमन ने थोड़ा परेशान होकर कहा, मासी, आपको तो पता है ना, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालोगी? तो आरती ने भी तुरंत कहा, जी मासी जी, अगर मंदिर जाने का इतना ही मन है तो मैं भी साथ चलती हूँ। तभी सुधा जी ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, तो फिक्र मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं उनके साथ हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ बहू, तुम्हारा साथ चलना अभी जरूरी नहीं है, इसीलिए तुम अपने घर के काम देखो। इतना कहकर दोनों बहनें मंदिर के लिए निकल गई, लेकिन अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने। इधर अमन के ऑफिस जाते ही आरती ने अपनी माँ के पास फोन मिलाया और झुंझुलाते हुए बोली, माँ, यह मेरी मौसी सास है ना, पता नहीं कब तक यहाँ टिकी रहेगी। मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ चुकी हूँ।
अब इसकी बहन भी हमारे छाती पर मूंग दलने आ गई है। उसकी यह बात सुनते ही उधर से उसकी माँ की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। देख बेटा, तू जो कर रही है वह ठीक नहीं है। आखिर सास भी तो माँ ही होती है। तभी आरती ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो माँ, अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। उसकी माँ बोली, लेकिन बेटा, तू जो कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमन तुझे कितना प्यार करता है और तू है कि उसकी माँ को ही पागल बनाने में तुली हुई है। अब उसकी माँ कुछ और बोलती उससे पहले ही आरती ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चालाकी की वही चिंगारी साफ झलक रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर सुमित्रा जी और सुधा जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर कुछ देर वहां शांति से बैठने के बाद मंदिर के प्रांगण में एक कोने की तरफ जाकर सुमित्रा जी ने सुधा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचकर करना पड़ेगा। किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ। जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी चुप्पी और आंखों में आंसू देखे नहीं जाते मुझसे। तभी सुमित्रा जी ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, सुधा, वह बात जो मैंने तुझसे कही थी, वो गुप्त कैमरा क्या तू लेकर आई है? तो सुधा जी ने तुरंत अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं लाई हूँ। अपने पोते से मंगवाया था। बहुत छोटा और खास कैमरा है। दीवार में या सोफे में भी लगा दे तो भी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। यह सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने सुधा। अब बस इसे सही जगह लगाना है और फिर देख कैसे सब सामने आएगा। वह मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रही है ना, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। सुमित्रा जी की बात सुनकर सुधा जी कुछ पल चुप रही। फिर उनके चेहरे पर सवालों की परछाई उभर आई। लेकिन दीदी, एक बात बताओ, तुझे कैसे पता चला कि तुझे पागल बनाने की साजिश कर रही है? यह सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा पल भर में शांत हो गया। आंखें एकदम शून्य में ताकने लगी, जैसे कोई भयानक दृश्य फिर से जहन में लौट आया हो। सुमित्रा जी ने धीरे से बोली, सुधा, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी। तभी अचानक मैंने बहू को देखा। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैंने उसकी वह सारी बातें सुन ली थी। उसके वह शब्द जो भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वह कह रही थी, क्या अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? मैं तो उन्हें रोज दवाई और चाय टाइम से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जिससे यह जल्दी अपना दिमाग खो बैठे? कहते कहते सुमित्रा जी का गला भर आया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, फिर बहू ने जो कहा उसने मेरी रूह तक को डरा दिया। वह बोली, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन देकर ही मार दो, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यह सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की कोशिश? अब तो इसे भगवान भी माफ नहीं करेगा दीदी। अब इसके हर एक पाप का पर्दाफाश होगा और दुनिया देखेगी कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी सुमित्रा जी बोली, चलो सुधा, अब आरती की सच्चाई अमन के सामने लाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर दोनों बहनें मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद सुमित्रा जी हंस पाई थी। अब दोनों का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, सच का पर्दाफाश करना। लेकिन बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद सुधा जी ने मौका देकर वह छोटा गुप्त कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने सुमित्रा जी के कमरे से ठीक उसी जगह लगाया जहाँ से कैमरे में सब कुछ साफ दिखाई दे सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा रसोई में लगाया जहाँ आरती अक्सर उनकी दवाइयाँ और चाय का इंतजाम करती थी। दूसरे दिन वह मौका आ ही गया जिसका इंतजार था। अमन के ऑफिस जाते ही आरती ने कहा, मौसी जी, आप दोनों के लिए चाय बना दूँ क्या? तो सुधा जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन दीदी बोल रही थी चाय पीने के लिए, तो उसे बनाकर दे दो। यह सुनकर आरती के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसे लगा
कि यही सही मौका है अपनी सच्चाई छुपाकर सास से बात करने का, या यूं कहे अपना असली रूप दिखाने का। सुमित्रा जी ने अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें आभास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाजा खुला और आरती चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। लो माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी थी। जैसे ही सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में देखा, उन्हें एहसास हो गया कि यही सही समय है। उन्होंने अपनी योजना पर अमल करते हुए फिर से डर का नाटक शुरू कर दिया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। आरती पहले तो कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर जैसे ही उसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, वह अचानक अपना असली रूप दिखाने लगी। वह जोर से हंस बोली, देखा बुढ़िया, मेरी दी हुई दवाई का असर दिखने लगा है। अब वह दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को मैं अपनी उंगली पर नचाऊंगी। अभी तक तो वह माँ की माला जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की माला जपेगा। इतना कहकर वह जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पैरों से धक्का देकर बाहर निकल गई, जिससे सुमित्रा जी पलंग से नीचे गिर गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी ने कुछ पल धीमे धीमे उठते हुए चारों ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया और सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास आरती की असलियत और उसके इरादों का पूरा पक्का सबूत था। जैसे ही श्याम को अमन घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही आरती जोर जोर से रोते हुए उसके गले लगे और बोली, देखो अमन, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी माँ ने मेरा गला ही घोट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। यह सुनकर अमन दंग रह गया। क्या माँ ने तुम्हारा गला घोट दिया? उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा, जो चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। सुधा जी को यकीन नहीं हुआ कि आरती इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तभी आरती ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, यह देखो लाल निशान, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अब बहुत हो गया अमन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को पागल खाने भिजवा दो, इससे पहले कि वह किसी की जान ले ले। यह सुनकर अमन गुस्से में आ गया। तुम होश में हो आरती? क्या बकवास कर रही हो? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी सुधा जी गुस्से में कांपती हुई आरती की ओर बढ़ी और बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकतें करते हुए। लेकिन आरती भी कहाँ रुकने वाली थी। वह पलटकर बोली, मौसी जी, आप हमारे घर के मामलों में दखल न दे तो ही बेहतर है। तभी सुमित्रा जी, जो अब तक शांत थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा आरती के गाल पर मारते हुए बोली, खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक भी शब्द कहा तो बहुत हो गया तेरा ड्रामा। यह सुनकर आरती स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा है। उसके चेहरे पर डर और सदमे की मिली जुली छाया थी। तभी अमन ने अपनी माँ को पूरे होशो हवास में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कांपती आवाज में बोला, माँ, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरती कह रही थी आप पागल हो गई है। तभी सुमित्रा जी ने उसकी ओर देखा और भर्राई आवाज में बोली, सही कहा बेटा, इसने मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका बस चलता तो आज तेरी माँ किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। यह सुनकर आरती बनावटी आंसू बहाते हुए बोली, आप क्या बोल रही है माँ जी? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अमन अब हक्का बक्का था। माँ, यह सब क्या है? सुमित्रा जी ने दृढ़ आवाज में कहा, अमन, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब कुछ देखे। उन्होंने अपने कमरे में के कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर अमन की हथेली पर रख दिया। तभी ममता जी रसोई में दूसरा कैमरा खोलकर लाई और बोली, और यह दूसरा कार्ड रसोई का सब रिकॉर्ड हुआ है। अमन ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड लैपटॉप में लगाए। जैसे ही पहला वीडियो चला, स्क्रीन पर वही दृश्य था। आरती की असलियत, उसका जहर भरा व्यवहार, उसकी बातें देख, मेरी दी हुई दवाई का असर। अब इस घर में मेरा राज होगा। तेरी माँ पागल हो जाएगी और तेरे बेटे को मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। फिर अपने सास को पैरों से धक्का दिया। यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया।
अमन की आंखें फटी रह गई। तभी आरती चीखी, यह झूठ है, यह दोनों मुझे फंसा रही है। लेकिन अमन की गुस्सैल नजर देखते ही उसकी आवाज लड़खड़ा गई। फिर उसने दूसरा कार्ड लगाया जिसमें आरती चाय में दवाई मिलाती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अमन की रग रग सुलग उठी। उसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। उसने आरती की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पागल बनाने की? आरती स्तब्ध खड़ी रही। तभी सुमित्रा जी ने अमन से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। इस घर को और तुझे बचाने के लिए मुझे और सुधा को यह सब करना पड़ा ताकि आरती का असली चेहरा सामने आ सके। अब तू तय कर क्या करना है। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, करना क्या है माँ, अब यह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। यह सुनते ही आरती सुमित्रा जी के पैरों में गिर गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे मत निकालिए। लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बाहर लाया, गाड़ी में बिठाया और चुपचाप चला दिया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी आरती के मायके के बाहर रोकी और उतरते ही उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो। अब तो आरती रोते हुए बोली, अमन हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। आवाज सुनकर आरती की माँ कावेरी जी दरवाजा खोलकर सामने आई और बेटी को ऐसी हालत में देखकर चौंक उठी। अरे यह सब क्या हो रहा है? तो अमन उसकी ओर घूरते हुए बोला, संभालिए अपनी बेटी को और ध्यान रखिए, अब अगर इसने मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्द मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। इतना कहकर अमन बिना पीछे देखे वहां से निकल गया तो आरती वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी माँ ने नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा, इसीलिए कहती थी कि ये सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल करने की पड़ी थी, अब रोती रह जिंदगी भर। इतना कहकर उसकी माँ भी अंदर चली गई। आरती अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अमन माँ के पास लौटकर आया। सुमित्रा जी को गले लगाकर रो पड़ा, माँ यह सब अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो आपको यह दिन नहीं देखने पड़ते। तभी सुमित्रा जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं डरती थी कि अगर मैंने तुझे बहू के बारे में कुछ भी कहा तो तू मुझे ही गलत समझेगा। तभी सुधा जी मुस्कुराते हुए आई और बोली, यह लो गर्मा गर्म हलवा लेकर आई हूँ। अब बहुत हो गया रोना धोना, अब सब ठीक हो गया है और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसी बहू के जाल में से बचा लिया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दुख की जगह खुशी थी। दोनों बहनों की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सुकून और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। उधर आरती ने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। वह चाहती थी कि उसका पति केवल उसी का बना रहे, लेकिन अपने स्वार्थ में वह यह भी भूल गई कि प्यार, सम्मान और अपनापन जबरदस्ती से नहीं मिलता। वह तो अपने कर्मों और सच्चे दिल से कमाया जाता है, जिसे वह कमाने में असफल रही। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।